Dear students, myself Jitendra Kumar Verma, lecturer in botany, JDV गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम लोग पौधों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विषय पर पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सारे ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं कि जीवन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी कहाँ से आती है। हम देखें तो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है। उस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में एनर्जी आएगी और प्लांट उसको कैप्चर करेंगे, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो हमने पहले पढ़ा है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से सन से एनर्जी आती है और उसको क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है और बाद में उस एनर्जी की वजह से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनली निर्माण होता है। रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर इन कार्बोहाइड्रेट्स से सिंपल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह बनते हैं, और जो एनर्जी मिलती है वह बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज होती है। परिभाषिक रूप से देखें तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस विच इंक्लूड द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकली ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि एक वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन होगा कार्बनिक पदार्थ का और ऊर्जा मुक्त होगी। अगर हम रेस्पिरेशन की टाइप्स को लेते हैं तो ये दो प्रकार से हम डिवाइड इसको कर सकते हैं। एक एरोबिक, जो कि एक तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है और इसमें कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और फाइनली CO2 फ्री होती है। दूसरी अवायवीय या एन एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता तथा फूड मटेरियल से आगे चलकर ऑर्गेनिक एसिड्स आदि बनते हैं और अधिकांश एनर्जी इसमें लॉस होती है, जो कि हीट की फॉर्म में होती है। सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तथा ऑक्सीजन रिड्यूस होती है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इन फेज में बटा होता है ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर दो पाइरुवेट एवरेजली बनाते हैं। ये प्रक्रिया सामान्य रूप से साइटोसोल में होती है। इसको EMP पाथवे भी हम कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसकी नेक्स्ट फेज है, जिसके अंदर बाकी आगे का प्रोसेस होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की फेज आती है, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन चलती हैं और ATP का जनरेशन होता है। ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम जिसको कहते हैं वहाँ पर होता है। अब हम देखते हैं कि ये किस जगह स्थित है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है उनको हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पर ही F1 पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये रिएक्शन इस फॉर्म में रहेगी। ग्लूकोज से दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे पर ग्लूकोज, आगे चलकर 2 एसिटाइल कोएंजाइम, फिर फाइनली CO2 बनेंगे अगर एरोबिक कंडीशन रहेगी। एनएरोबिक स्थिति के अंदर देखें तो पर ग्लूकोज से पहले पाइरुवेट बनेगा, देन इथेनॉल और CO2 बन जाएगी, और दूसरी तरह की एनएरोबिक की स्थिति में पाइरुवेट से लैक्टेट बनेगा, ना कि आगे चलकर CO2 बनेगी। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में हम एंजाइम की स्थिति देख सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में इसी तरह से ये एंजाइम उपस्थित हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमने एंजाइम दे रखे हैं, जैसे सिट्रेज सिंथेज, फ्यूमेरेज, ये आदि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम ग्लाइकोलिसिस को देखें तो कंप्लीट रिएक्शंस इन फेज की होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, देन फिर आगे चलकर लास्ट में पर ग्लूकोज 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। इन सब रिएक्शंस को कौन कौन से एंजाइम कोरिलेट करते हैं, ये भी हमने इसमें ब्लू कलर से मेंशन कर रखे हैं। समरी फॉर्म में यही इस तरह से देखा जा सकता है कि ग्लाइकोजन, इससे ग्लूकोज, देन फिर पाइरुवेट जिसको हमने ग्लाइकोलिसिस कहा है, फिर एक CO2 मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, देन वह सिट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेट करेगी। ये एसिटाइल कोएंजाइम से ही आगे ये सारा सिट्रिक एसिड साइकिल हो रहा है। इस सिट्रिक एसिड साइकिल को हम डिटेल में इस तरह से देख सकते हैं, जो कि पूरा साइकिल फॉर्म में है। इसमें कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल है, अर्थात यूनि डायरेक्शन में ही है, और कुछ रिएक्शंस बाई डायरेक्शन है। पाइरुवेट से इस तरह सिट्रेज सिंथेज और फिर ये बाकी
सारे सक्सीनेट, फ्यूमेरेज, मैलेट आदि कंपाउंड बन के पूरा साइकिल चलता है और बीच बीच में कई जगह CO2 जुड़ भी रही, दैट इज़ द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और कुछ जगह FADH2 और NADH2 सिस्टम में लिबरेट हो रहे हैं जो कि आगे ETS में काम आएंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम की पूरी चेन है। इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 ट्रांसफ़र होते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन ग्राही है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2O के मॉलिक्यूल्स बनाता है। इस तरह से हम इसको समझाने के लिए जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, प्लांट्स में भी ये रिएक्शन होती है जिसको हम वहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसे हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से समझाते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है और जिसको माइकेल ने दिया था। इसके अंदर क्रिस्टी दिखा रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, और वह F1 पार्टिकल हैं जिसको हम ATP सिंथेज करें, वह भी आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से इसमें प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा और परिणाम स्वरूप ADP और PI मिलकर ATP का निर्माण करेंगे। इस तरह से ये ETS या केमियोस्मेटिक थ्योरी है कि ड्यूरिंग ETS रेस्पिरेशन COQ एंड FMN रिलीज H+, और वो H+ जब रिलीज होएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से दोनों मेम्ब्रेन के बीच इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जिसको हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, जो आप इस वाली रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि H+ का प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हो रहा है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से ही आगे चलकर जो एनर्जी डिफरेंस है 3 H+ का अगर माइग्रेशन होता है तो 1 ATP का सिंथेसिस होगा। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। ये टोटल ओवरऑल रिएक्शंस हैं कि किस तरह से कहाँ पर कितने कितने ATP इसके अंदर बनेंगे, कि पर ग्लूकोज कितने ATP का ओवरऑल निर्माण होगा। इस तरह से ये समरी फॉर्म में भी है, ग्लूकोज से इतने NADH यहाँ बनेंगे, देन पायरूवेट से इस रिएक्शन में ये, और ऐसे टोटल इतने ATP यहाँ पर इस तरह से बनने जा रहे हैं। थैंक यू।